हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। मैं आज आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी, उनको एलैबोरेट करूंगी और उनसे संबंधित और भी जो ऑप्शंस हैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगी। ये आपके जो टॉपिक्स हैं, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपके जो आपने प्रीवियस नॉलेज ले रखी है या फिर कुछ नए भी टॉपिक्स को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें कुछ नई नई चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नए क्वेश्चंस को, जो कि आपके ओनली ऑन टेक्सटाइल बेस्ड हैं। इनको आप अपने नेट के लिए, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक के सारे ही लेवल्स को देखकर ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आता है, wool fiber can be stretched टू अबाउट डैश ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। यानी कि आपका जो वुल फाइबर है उसको मैं ओरिजिनल लेंथ, उसकी जो वास्तविक लंबाई है उससे कितना परसेंट तक स्ट्रेच किया जा सकता है, यानी कि कितना खींचा जा सकता है। 30%, 35%, 40% या 45%। तो आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखी होंगी, तो मैंने इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि इसको आप 30% तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसकी एब्जॉर्बेंसी पावर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कलर एंड लाइट। यानी कि रंग और प्रकाश के बीच में जो संबंध है वो किसने स्थापित किया या किसने प्रतिपादित किया? तो मुंडेल ने, डेविस ने, वॉटसन ने या फिर न्यूटन ने। देखिए, अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी हैं, मैं बार बार कहती हूँ प्रीवियस वीडियो, क्योंकि मैं अभी तक 400 प्लस वीडियोज़ आपके लिए होम साइंस से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें आपको सारे ही टॉपिक्स को बहुत थॉरोली कवर किया है। तो अगर आपने वो देखी हैं तो उनमें से मुंसेल में पढ़ा चुकी हूँ, वॉटसन पढ़ा चुकी हूँ, न्यूटन आपको जब आप 9th-10th में रहे हैं तब आपको पढ़ाया गया था, है ना। डेविस मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही मैंने पढ़ाया है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मुंसेल ने इस बारे में कोई बात नहीं की है, वॉटसन ने भी नहीं की है। तो हमारे पास बचता है डेविस एंड न्यूटन। तो अगर आपको प्रीवियस अपनी नॉलेज याद है 9th-10th की, तो न्यूटन ने लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने थियोरी में उन्होंने बताया था, सॉरी, कि कलर और जो लाइट है उनमें आपस में रिलेशनशिप किस तरीके से होता है ना। विबग्योर आपको याद हो कुछ उस तरीके से, तो उसके बारे में इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका दिया है न्यूटन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डबल वी फैब्रिक आर ऑल्सो नोन एज। देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी, पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, जो टर्म्स हैं जैसे मोमी वीव है, मिल्टन वीव है, इनको एज इट इज़ इनके टर्म से याद कीजिए, ना कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके याद कीजिए। क्योंकि आजकल जो पेपर आता है, पेपर में अब इसको मेल्टन वीव को मेल्टन इस तरीके से लिख कर आएगा, ना कि आपका इसका हिंदी का इसका टर्म लिख कर आएगा। तो इसीलिए ट्राई टू लर्न देम एज दे आर रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टर्मोलॉजी को ही हिंदी वर्णमाला में लिखकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, डबल वीव फैब्रिक आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मोमी वीव है, मिल्टन वीव है, कैसी वीव है, या फिर आपका पॉकेट वीव है। देखिए, अगर आप बात करें किसी भी कपड़े को बनाने के लिए आपको वॉप और वेफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉप क्या होते हैं? जो ये लंबे धागे होते हैं। वॉप की क्या स्पेलिंग है? WARP। तो पी से मैं जो इंडिकेशन याद रखती हूँ, वो पी मीन्स ये लंबवत धागे, और जो बचे हुए धागे हैं वो कौन से हो गए? आपके वेफ्ट धागे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रहेगा। एक सेकंड में इसको क्लियरली आपको बना देती हूँ। वॉप और वेफ्ट अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी जो मोमी वीव होती है, इसमें जो वेफ्ट के धागे होते हैं, यानी कि आपके, लेट मी चेंज योर कलर। हम्म तो आपके ये वाले जो धागे हैं ये आपके वुल के होते हैं। किसके होते हैं ये जो वेफ्ट के धागे हैं आपके, ये वुल के होते हैं, यानी कि ऊन के बने हुए होते हैं। बाकी जो आपके धागे हैं, यानी कि जो बाकी आपके धागे हैं ये वाले, ये आपके कॉटन के, रेयॉन के या फिर सिल्क के बने हुए होते हैं। ये तो आपका मोमी वीव के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मोल्टन वीव। मोल्टन वीव क्या होती हैं? इसमें वुल इज अ क्लॉथ मेड ऑफ वुल दैट इज
ये आपका ट्विल फॉर्म में वूवन एक फैब्रिक होता है। मिल्टन जो है एक वुल होती है जिसमें जो कपड़ा होता है वो आपका ट्विल वीव में बुना हुआ होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका आता है केसरी वीव। ये क्या होती है? इट इज़ अ कोरस वुलन, यानी कि एक जो कोरस समझते हैं आप, मतलब जो बहुत फाइन नहीं होती, फाइन का ऑपोजिट होता है कोरस, यानी कि उभरी हुई सी या फिर जो खुरदरी सी जैसी होती है, खुरदरी वुलन जो है वो आपका इससे बनाया जाता है। जैसे कि आप कंबल देखेंगे, मोटे मोटे वाले जो कंबल होते हैं वो आपके इसी वीव से बनाए हुए होते हैं और इसी फैब्रिक के होते हैं। मोटे वाले जो ब्राउन कलर के कंबल होते हैं, मोटे मोटे से, यूजुअली लोग इनको अपने पेट्स को ढकने के लिए या रोड पे जो डॉग्स होते हैं उनके नीचे बिछाने के लिए इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। उसमें भी 12 वीव का यूज़ किया जाता है और इसको स्टार्ट इंग्लैंड में किया गया था सबसे पहले। तो ये आपकी केसी वीव होती है। फिर आता है आपका पॉकेट वीव, जिसमें जैकार्ड डबल लेयर्ड वीव का यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे वॉप्स होते हैं। ये जो वॉप्स होते हैं इनकी संख्या इसमें ज़्यादा होती है। तो ये आपका पॉकेट वीव हो जाता है, जो कि एक अलग से उभरा हुआ दिखाई देता है, 3D इम्पैक्ट देता है। ऐसा लगता है कि इसमें एक अलग से कुछ और जोड़ा गया है वीविंग में, जिससे कि एक पॉकेट जैसी अलग से दिखाई देती है, पर वो अलग नहीं होता बल्कि वीविंग के ही अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों वीव्स बता दी हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन आया है कि जो डबल फैब्रिक जो होते हैं, डबल वीव फैब्रिक होते हैं, उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इतना समझ पढ़ने के बाद आपको समझ आया होगा कि जो पॉकेट वीव्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डबल वीव फैब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग मर्केंडाइज इज कॉल्ड। यानी कि जैसे कि आपने कोई कपड़ा बनाया, क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टेक्सटाइल में आपने कोई कपड़ा बनाया जिसके लिए आपने पहले प्लानिंग की कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या होगा, मटेरियल का होगा, किस लोगों के लिए बना रहे हैं, किस वेदर के लिए बना रहे हैं, इस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं। आपने पूरी प्लानिंग कर ली, फिर आपने उसकी प्रमोशन स्टार्ट किया, प्रमोट करना उसको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपने सेलिंग मर्केंडाइज किया, यानी कि उसको बेचने का काम किया। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? सेलिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, मर्केंडाइजिंग के अंदर, या फिर आएगा प्रमोशन के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप अपने, अगर आप अपने दिमाग से भी इसको कोशिश करेंगे, जैसे कि आप एक ओनर हैं किसी कंपनी के, आपने ये सारे स्टेप्स किए हैं, तो आप ये किसके अंतर्गत कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं। एट द एंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग मर्केंडाइज इज कॉल्ड मार्केटिंग। क्योंकि आप जब मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आप पहले प्लानिंग करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, वेदर क्या है उनके लिए, उनका कल्चर क्या है, उसको देखते हुए आप सामान को प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं उसी हिसाब से कि लोगों के पास एक्सेसिबल, इजी इजी टू एक्सेसिबल क्या है, टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, तो आप प्रमोट करते हैं उस हिसाब से। फिर सेलिंग मर्केटाइजिंग रखते हैं कि कितना हमें इसमें प्रॉफिट रखना है, किस हिसाब से हमें बेचना है, कैसे, अगर हमें पैसे कम रखने हैं अपने प्रोडक्ट के, तो हमें बहुत भव्य आपका स्टोर नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उसकी रेट को कट डाउन करने के लिए हम उसको एक नॉमिनल से एक स्टोर में रखेंगे। तो इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं इनको हम मार्केटिंग में ध्यान देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिफिशियल टेंडन यानी कि मैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो आपका जो आर्टिफिशियल टेंडन होता है, जैसे कि आपके कहीं चोट लग जाती है तो प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, तो वो क्या होता है? एक आर्टिफिशियल टेंडन होता है, एक मैश होता है, जो उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये किस में यूटिलाइज किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है इसमें हेल्थ केयर टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, पैक टेक्सटाइल और प्रो टेक्सटाइल। देखिए, हेल्थ केयर टेक्सटाइल आप समझ गए होंगे, ये किससे संबंधित है? ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर जियो टेक्सटाइल आपका आपका जो भी ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित जो होते हैं, आपके त्रिपालें बनती हैं, या आपकी जो
आर्मी के टेंट्स बनते हैं उनसे संबंधित होता है। पैक टेक्सटाइल आपका किससे संबंधित है आपका? ये आपका जितनी भी पैकेजिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं। प्रो टेक्सटाइल आपका टेक आपका प्रोटेक्शन से संबंधित होता है। जैसे कि आपका रेनकोट हो गया या फिर जो आपकी सेना होती है उनकी जो वर्दी होती है वो आपकी वो जिस जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखकर बनाई जाती है। जैसे झाड़ियों में रहते हैं वो लोग, पेड़ पौधों में ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से होती है कि वो उसमें छिप जाएँगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। तो इस तरीके से आपके जो हर चीज़ के लिए अलग-अलग तरीके की टेक्सटाइल यूज़ की जाती है, ठीक है? तो ये जो टेक्सटाइल है वो आर्टिफ़िशियल टेंडन जो है वो किसका एग्ज़ाम्पल आएगा? तो ये आएगा आपका हेल्थ केयर टेक्सटाइल के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा और इसको हम लोग हेल्थ केयर टेक्सटाइल के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डैश इज़ यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स वियर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा अगर आप कपड़े खरीदते वक्त टैग्स को देखते हैं कि इसमें क्या है, कितना परसेंट कौन सा फैब्रिक फाइबर यूज़ किया गया है या फिर इनकी वॉशिंग केयर क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्पोर्ट्स वियर में कौन सा आपका फैब्रिक यूज़ किया जाता है। इसमें नायलॉन होता है, एरमाइड होता है, स्पेंडेक्स होता है या पॉलिएस्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स सबसे लचीला कपड़ा होता है जो कि आपके स्पोर्ट्स वियर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वियर में आपकी जो बॉडी है उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है, एब्जॉर्बेंसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर घर्षण की प्रतिक्रिया रेसिस्टेंस नहीं होगी फैब्रिक में तो जो व्यक्ति पहने हैं उनको रैशेज़ हो जाएंगे, उनको जलन होगी, उनको गर्मी लगेगी। और अगर उसमें एब्जॉर्बेंसी पावर अच्छी नहीं होगी तो जो जो आपका पसीना है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और व्यक्ति अनकंफर्टेबल होने लगेगा। उसकी फिटिंग स्पेंडेक्स की बहुत अच्छी होती है, वो बॉडी हगिंग होता है, बॉडी को जल्दी ही शेप ले लेता है। तो अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं उसके बाद वापस छोड़ देते हैं तो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका स्पेंडेक्स है वो आपका यूटिलाइज किया जाता है स्पोर्ट्स वियर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच फैब्रिक डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेंटरिंग। टेंटरिंग आपको पता है क्या होता है कि हमारे कपड़े में ताने और बाने होते हैं, ठीक है, वॉप एंड वेफ्ट होते हैं। तो ये आपका वॉप है और ये आपका वेफ्ट है। तो जब इनकी जो जैसे कि अभी मैंने ये इसको ड्रॉ कर दिया आपके सामने, तो ये कितना रफ है, बिल्कुल जो धागे हैं वो अलाइन नहीं है, यानी कि एक समरूपता में नहीं है, तो इसे हम कहते हैं टेंटरिंग। तो जब इन धागों को बिल्कुल समरूप बनाया जाता है, एक लाइन में बनाया जाता है, तो इसे हम ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो इसी में इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच फैब्रिक डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेंटरिंग। टेंटरिंग की जो प्रोसेस होती है, जब करघे पर उसको चढ़ाया जाता है फैब्रिक को, तो टेंटरिंग की प्रोसेस के द्वारा किस डिफेक्ट को एलिमिनेट किया जाता है? यार्न स्लिपेज को, ऑफ ग्रेन को, स्लब को या फिर मिसफिट को। देखिए, यार्न स्लीपेज क्या होता है कि ये जो धागा है वो यार्न मतलब धागा, वो अपनी जगह से, अपने डिस्टेंस से, अपने अलाइनमेंट से हट गया है। तो ये आपका किस प्रोसेस में होगा? वो टेंटरिंग में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यार्न स्लीपेज के द्वारा। ऑफ ग्रेन क्या होता है कि ये जो आपकी ग्रेन्स होती हैं, यानी कि जो आपका जो साइड वाला जो ये हिस्सा होता है स्लीवेज का, ये जो ग्रेन्स होती हैं वो उस जगह से हट गया है, या फिर जो कपड़ा है वो अपना, जैसे ये कपड़ा चौकोर होने की जगह पर डी शेप हो जाएगा तो वो आपका ऑफ ग्रेन हो जाता है, यानी कि अपनी स्थिति से हट जाता है जब। फिर उसके बाद है स्लब। स्लब आपको पता है, स्लब थ्रेड्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, स्लब वाले धागे जो आपका कुछ जब हम ट्विस्ट करते हैं एस या जेड ट्विस्ट किया गया है तो कुछ धागा तो ट्विस्टेड और एकदम यूनिफॉर्म है, फिर उसमें कुछ धागा आपका ढीला 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 छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद टाइट होता है, फिर ढीला 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 छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से जो धागा बनाया जाता है उसे स्लब कहते हैं। ये आपका एक नोवेल्टी यार्न होता है जो कि आप किसी फैब्रिक को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ऑल्दो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप स्ट्रेंथफुल नहीं होता है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन स्लब को आप एज अ नोवेल्टी यार्न आप यूज़ करते हैं। मिसफिट क्या होता है कि कोई भी जो फैब्रिक है या फिर जो यार्न है वो फिट ठीक से नहीं हुआ है, तो ये
उसका एग्जाम्पल है। तो इसका आपका अगर अगर आप आंसर की बात करें तो टेंटरिंग का जो सही आंसर आएगा वो यार्न स्लीपेज आएगा, यानी कि सेवेंथ का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थॉट टू बी सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया एक्सेप्ट, यानी कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, कोई नया गारमेंट बनाने वाले हैं, कोई नई साड़ी, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपके क्या क्या सोर्सेज होंगे एक्सेप्ट, मतलब उस एक सोर्स को छोड़कर। तो देखिए सबसे पहले आप किस पर ध्यान देंगे कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहे हैं, ठीक है, ये भी चाहिए। इंटरनल सोर्सेज क्या हैं आपकी, आप कितना बना सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, कौन आपकी हेल्प करेगा, कितने आपके पास वर्कर्स हैं, कितने वेंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर आता है आपका लोकल लाइब्रेरी। देखिए लोकल लाइब्रेरी में आपकी जो करंट की प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सोर्सेज की अगर आवश्यकता है तो वो नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट की हमें बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक डाइज हैव डैश सब्सटेंटिविटी ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, यानी कि जो बेसिक डाइज हैं जो कि बेसिक डाइज का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या उनका सब्सटेंटिविटी का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता है, वो सेल्यूलोज के लिए कैसी प्रतिक्रिया करती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आएगा कि नो सब्सटेंटिविटी, यानी कि नाइन्थ का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये आपकी जो ऐसे बेसिक डाइज हैं वो आपकी सेल्यूलोज पर प्रभावशाली नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सेरेमिक फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ, सेरेमिक फाइबर्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा एल्यूमिनियम सिलिकेट का। तो यानी कि जो सेरेमिक फाइबर्स होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि सेरेमिक फाइबर्स क्या होते हैं, कहाँ यूटिलाइज होते हैं, इनको आप वर्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, पढ़िए, उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे एक आप खुद पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, दूसरा जिस व्यक्ति ने नहीं किया है वो उसको पढ़ पाएगा। हो सकता है वैरायटी ऑफ व्यूज़ और वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल जाए, जिससे कि आपके एक दो पॉइंट्स और तैयार हो जाएं। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे टेक्सटाइल के कई क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।